हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। आज हम कल के और आज के दोनों करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी टीम की ओर से। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। चलिए, पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है बुलडोजर कल्चर। क्योंकि देखो, ये उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है और वहां पर एक रूल लाया गया था कि अगर किसी तरह का उपद्रवी या फिर मैं बोल दूं कोई एक्यूज्ड है जो कि दंगा कर रहा है या किसी तरह की कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसका जो घर है उसको डिमोलिश कर दो। इस चीज़ के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि कुछ चीज़ें जो है ना, वो पीछे अगर हम देखें, अगर हम उस क्रिमिनल को छोड़ के उसकी फैमिली की बारे में भी सोचें, तो वो चीज़ों के देखते तहत उनका एक राइट है जिसके तहत हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वो किसी तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन है या कुछ है, तो प्रॉपर ढंग से उसको 15 डेज का एक प्रायर नोटिस जरूर देना चाहिए। देखो, रूलिंग कहती है कि द रूलिंग सेफ गार्ड्स इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 21। स्पेशली इस चीज का जिक्र हुआ है। अभी ये मत बोलना कि सर राइट टू प्रॉपर्टी तो हमने चेंज कर दिया था, ये तो पहले हो चुका है। देखो, अभी जो रूलिंग आई है मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। राइट टू लाइफ तो है ना। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता देता हूं। देखो, पहले राइट टू प्रॉपर्टी आता था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में। फिर देखो, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है 1978 में, जब इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है आर्टिकल 300 ए में। अभी के लिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। बट रूलिंग के हिसाब से जो अभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि देखो, अगर पर्सन की फैमिली रहती है तो राइट टू लाइफ उनका हक है और हम उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसी वो चीज डिमोलिश नहीं कर सकते, राइट। अभी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने आर्टिकल 142 इन्वोक किया है, जो कि इशू करता है बाइंडिंग डायरेक्टिव्स, ताकि इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की जाती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा या फिर वेरियस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस बुलडोजर कल्चर को बंद कर देना चाहिए और एक फेयर चांस मिलना चाहिए कंटेस्ट दी डिमोलिशन। यानी कि अगर उनकी प्रॉपर्टी इलीगली कंस्ट्रक्टेड है तो स्पेशली उनको 15 डेज के प्रायर नोटिस में अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। देखो, ये भी बात सही है, बट द फैक्ट इज कि ये इल्ज़ाम भी लगाए जाते थे कि कम्युनल बायस यहाँ पर दिखाया जाता था। यानी कि अगर आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, माइनॉरिटी में हो, वट तो भेदभाव के तहत भी आपका घर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उसको गिरा दिया जाएगा, राइट। इन चीज़ों के रिगार्डिंग डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है। और ये एक सो मोटो एक्शन था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता लग रहा था कि डिमोलिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर स्टेट में हो रही है। हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस केस। अगली जो न्यूज़ है वो है इन्फ्लेशन के ऊपर। देखो, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चा वहीं का वहीं। बट द फैक्ट इज कि अभी पिछले 14 महीनों के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% पर हो चुकी है। फूड प्राइसेस एकदम से हाइक हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, स्पर कर चुके हैं, राइट। और ये जो लेवल है, ये आरबीआई की अपर टॉलरेंस लिमिट जो है उससे ऊपर यानी कि जा चुका है। और इन्फ्लेशन जो रूरल एरियाज है वहां पर 6.7% देखी जा रही है, जो कि काफी ज्यादा है अर्बन एरिया से, जो कि 5.6% पर है। अभी फूड इन्फ्लेशन में वेजिटेबल, एडिबल ऑयल, फ्रूट्स वगैरह आते हैं। ग्लोबल सप्लाई जो है वहाँ पर डिसरप्शन हुई है। साउथ ईस्ट एशिया से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करवाते थे, लाइकवाइज एडिबल ऑयल, वहाँ पर 27% के करीब जो प्राइसेस हैं वो सोर अप हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें एनवायरनमेंट के चलते बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइसेस हाइक कर दिए हैं, राइट। इन्फ्लेशन असल में होती क्या है? देखो, किसी तरह का प्राइस राइज करना गुड्स के, सर्विसेज के रिगार्डिंग, जो डेली नीड्स हैं आपकी, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग या फिर रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और ये कितनी तरह की होती हैं? देखो, बेसिकली 4 तरह की हम काउंट करते हैं: हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, राइट। देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये एक तरह की रॉ इन्फ्लेशन फिगर है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेसिस है। वहीं पर कोर इन्फ्लेशन में हम फूड्स और एनर्जी सेक्टर को काउंट नहीं करते, गुड्स एंड सर्विसेज में जो चेंज आता है वो देखते हैं। स्टैगफ्लेशन में एक तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है, बट हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हाई इन्फ्लेशन भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें डिसइन्फ्लेशन की, तो ये एक तरह की टेम्परेरी, समझो कि स्लो डाउन होता है प्राइस इन्फ्लेशन में, बट ये बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ये मार्जिनली रिड्यूस कर देता है इन्फ्लेशन रेट को।
इंडिया में अगर हम देखें तो WPI और CPI ये दो निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके ऊपर इन्फ्लेशन हम काउंट करते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI मेजर करता है चेंज रिटेल प्राइसेस में गुड्स एंड सर्विसेज में बेस ईयर को मानते हुए, और ये कंपाइल कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। अगर हम बात करें कि CPI भी देखो आगे कई तरह की है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग है, रूरल लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए अलग है, और जो न्यू CPI है वो रूरल, अर्बन और कंबाइंड दोनों को लेकर, जिसका बेस ईयर हम लेते हैं 2012। सो ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखो कि RBI जो है 2014 से CPI का यूज कर रहा है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, जिसको कंपाइल कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे हमने 2019 में CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को कंबाइंड मर्ज करके बनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और देखो, इसके साथ साथ थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो कि RBI यूज करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में मैनेज करने के लिए। इन्फ्लेशन के साथ इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीजन मैं ये प्लस टॉपिक एक करवा रहा हूँ। देखो, इसका जो एम है वो मेन है कि स्टिमुलेट जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है या फिर इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भारत में कैसे लानी है। और वेरियस तरह के इसके समझो कि इंडिकेटर्स हैं जिसका ये उपयोग करता है। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जिसको SLR बोल देते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट। वहीं पर अगर बात करें एमपीसी के 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो मीटिंग है 3 महीने में एक बार, वंस ए क्वार्टर करवाई जाती है। वहीं पर एमपीसी ने डिसाइड किया है अभी के लिए जो रेपो रेट अनचेंज्ड है 6.5% के करीब, जो कि अक्टूबर 2024 में, और 10th कंसेक्टिव टाइम ये हुआ है, यानी कि पिछले 10 महीनों में लगातार 6.5 हम कर रहे हैं। और हमारी एक एजेंडा है गवर्नमेंट RBI का कि बाय 2026 हमने इसको 4% के करीब मेंटेन करना है। वहीं पर जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% पर ईयर सेट होता है, ±2%, यानी कि 2% से लेके 6% तक हम इसके बीच में इसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम मीडियम टर्म में जाएं तो 4% अप्रॉक्सीमेटली। पॉलिसी मेकर किसी तरह का कोई भी चेंज कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोई भी अनफॉर्सिन डेवलपमेंट या फिर कोई इशू आता है इन्फ्लेशन को लेकर वगैरह वगैरह। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखना। अभी के लिए एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी गई है एशिया की 2025 की रिपोर्ट। बट उससे पहले आप ये देखो कि 2024 में एक रिपोर्ट आई थी। QS का मतलब होता है क्वार्टरली साइमंड्स। ये एक लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट हैं जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं 4 मेजर एरियाज में, रिसर्च में, टीचिंग में, एम्प्लॉयबिलिटी में, इंटरनेशनल आउटलुक में, राइट। और यहाँ पर इंडिया की तरफ से समझो कि 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया था, यानी कि इनको स्थान मिला था अप्रैल में जो रैंकिंग आई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ पर JNU की परफॉर्मेंस बेटर रही, IIM अहमदाबाद की बढ़िया थी। देखो 22nd फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ उस एरिया में, 22nd ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहीं पर JNU का 20th ग्लोबली है, न्यू एंट्री थी JNU। और टॉप 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे MIT USA की, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, देन ऑक्सफोर्ड, फिर पैकिंग यूनिवर्सिटी 17th नंबर पर जो कि चाइना की है, शिंगुआ 25th पर, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग 26th, IIT बॉम्बे 149th पोजीशन। हमारी पोजीशन इतनी बढ़िया नहीं थी, बट द फैक्ट इज कि स्टिल वी हैव गॉट द पोजीशन, राइट। IIT दिल्ली का नंबर आता है, IISc का आता है। इस तरह वेरियस इंस्टीट्यूशंस, अप्रॉक्सीमेटली 69 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भारत से आई थी, राइट। और ये हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि दिन ब दिन हम बेटर कर रहे हैं इन चीज़ों में। अभी हम बात करने वाले हैं क्वार्टरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 की, जिसमें भारत में टॉप 50 में 2 इंस्टीट्यूशंस आए हैं और टॉप 100 में 7 इंस्टीट्यूशंस आए हैं। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक उम्मीद, एक आशा की किरण है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 984 इंस्टीट्यूशंस थे, अप्रॉक्सीमेटली जो 25 के करीब एशियन कंट्रीज़ हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडिया के जो 2 इंस्टीट्यूशन टॉप 50 में आ रहे हैं उनका नाम है IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे।
आईआईटी दिल्ली को स्थान मिला है 44th लिस्ट में, वहीं पर आईआईटी बॉम्बे को मिला है 48th। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5 इंस्टीट्यूशंस जो पहले 100 में आ रहे हैं वो है आईआईटी मद्रास 56 पर, आईआईटी खड़गपुर हो गया, फिर आईआईएससी हो बेंगलुरु, देन आईआईटी कानपुर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, 81st रैंक आया है इसमें। और वहीं पर अगर बात करें कि जेएनयू, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, ये टॉप 150 में आ रहे हैं। इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 46 इंस्टीट्यूशंस है जिनको स्थान मिला है इस रैंकिंग में, जो कि सिर्फ 11 थे 2015 में। और ये जो हाइक है 318% के करीब देखने को मिला है। वहीं पर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम और एनर्जी स्टडीज की, ये 70 स्पॉट्स राइज की है 148 पोजीशन पर। और देखो स्कोर कार्ड की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर, इनको 100 मिला है फैकल्टी स्टूडेंट इंडिकेटर में। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है D30 डी एडिक्शन एंड डिसेबिलिटी अवेयरनेस समिट के बारे में, जो कि रिसेंटली नेपाल में करवाई गई। लास्ट टाइम ये भारत में करवाई गई थी। और अभी के लिए ये मेन डिस्कस करते हैं जो ड्रग अब्यूज या फिर ड्रग्स की वजह से यूथ में जो डिसेबिलिटीज आती हैं उन चीज़ों के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल जो राम सहाय यादव हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, यूथ आइकन अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, यानी कि ड्रग डी एडिक्शन में जिन्होंने काम किया है, चाहे सिविल सोसाइटी हो, स्पिरिचुअल लीडर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट्स हो, वो सभी इसका हिस्सा थे। इवन दो हमारी जो पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं दीपा मलिक, वो भी इन चीज़ का हिस्सा रही। उन्होंने ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात की या ड्रग अब्यूज़ के चैलेंजेस के बारे में बताया। सो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो समिट है नेपाल में करवाई जा रही है और नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। लास्ट ईयर ये कहाँ पर हुई थी? भारत में। और इसको करवाता कौन है? काशियाना फाउंडेशन। और लास्ट टाइम और इस बार भी इन्होंने ही करवाई थी। सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडिया ने जीत लिया है न्यू साउथ वेल्स ओपन टाइटल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। और इसको क्लिंच किसने किया है? अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह के एक स्कॉश खेलती हैं। स्कॉश का मतलब होता है रैकेट के साथ आप दीवार की तरफ जब खेलते हो तो उसको स्कॉश बोलते हैं, देते हैं। जस्ट लाइक टेनिस। टेनिस में प्लेयर्स ऑपोजिट होते हैं, यहाँ पर एक साइड में वॉल होती है, राइट। सो स्कॉश जो है इसको स्कॉश रैकेट्स भी बोल देते हैं समटाइम्स। और 2 प्लेयर या 4 प्लेयर जैसा कि टेनिस में होता है वैसे ही यहाँ पर खेल सकते हैं। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, और ये रिकॉग्नाइज की जा चुकी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। हालांकि ये ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। देखो ओलंपिक स्क्वॉश में ओलंपिक आज तक कभी नहीं हुआ, बट 2028 में जो समर ओलंपिक आएगा लॉस एंजलिस वाला, वहां पर इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो याद रखना, क्योंकि जैसे हमने टोक्यो ओलंपिक्स में 5 नई गेम्स इंट्रोड्यूस की थी, वैसे ही हम इस बार समर ओलंपिक जो 2028 में आएगा उसमें स्क्वॉश को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जमशेर खान पाकिस्तान के जो हैं, इनके पास एक रिकॉर्ड है 8 टाइम्स स्क्वॉश चैंपियन का। सो थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखो। निकोल डेविड महिलाओं में इनके पास है स्क्वॉश में टॉपर चैंपियन का। और वहीं पर बात करें कि भारत में कौन कौन से स्क्वॉश चैंपियंस अभी तक रहे हैं, देखो जोशना चिन्नप्पा ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ब्रिटिश स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती थी 2003 में। वहीं पर दीपिका पल्लिकल, इनको कंसिडर किया जाता है बेस्ट स्क्वॉश प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। अगर बात करें अनाहत सिंह की, तो 2 ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुकी हैं 2023 एशियन गेम्स में। वहीं पर हरिंदर पाल संधू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। सो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। अगली जो न्यूज है वो है एंटी स्लेवरी कमीशन के बारे में। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया है क्रिस इवांस को 5 साल के लिए एंटी स्लेवरी कमिश्नर, और पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर होने वाला है ये। साथ ही साथ इसका जो रूल है वो है सोसाइटल कॉम्बैट करना मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। देखो अभी के लिए जो जॉब्स हैं या फिर जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, वेरियस तरह की जो जॉब्स हैं, वो मॉडर्न स्लेवरी ही है, एक नए तरीके की बॉन्डेड लेबर जिसको बोल देते हैं, राइट। और वॉक फ्री 2023 की ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक 41,000 के करीब जो पीपल हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में आते हैं ऑस्ट्रेलिया में इन 2021, ये रिपोर्ट आई थी। और अभी रीसेंट रिपोर्ट जो है वो न्यू साउथ वेल्स की एंटी स्लेवरी कमिश्नर ने एस्टिमेट किया है कि 16,400 के करीब जो लोग हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में आते हैं। और कॉमनवेल्थ नेशंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि मॉडर्न स्लेवरी को हमने खत्म करना है बाय 2030। 2018 में ये प्लेज ली गई थी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है, टारगेट 8.7, वो
एंड करता है फोर्स लेबर या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, चाइल्ड लेबर को, वहीं पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे भी वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। देखो, एंटी ट्रैफिकिंग डे जो है ये मनाया जाता है जुलाई 30 को। वहीं पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो 40% के करीब जो लोग इन कंट्रीज में रहते हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखा जाए तो। वहीं पर टेम्परेरी माइग्रेंट्स इसका स्पेशली शिकार बनते हैं, जो कि वेरियस कंट्रीज से गए होते हैं, जस्ट लाइक साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट। और टेम्परेरी माइग्रेंट वर्कर्स स्पेशली आते हैं पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया लेबर मोबिलिटी स्कीम के अंडर, जो कि पर्टिकुलरली वनर लेबर है एक्सप्लॉयटेशन में। क्योंकि देखो, अगर आप किसी देश में नए हो तो डेफिनेटली जो पहले अगर वहीं का व्यक्ति वो काम $20 में कर रहा है तो आप $10 में काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, राइट, क्योंकि आपको जॉब की ज़रूरत है। सो इसे बोलते हैं एक तरह की मॉडर्न स्लेवरी। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि $8 मिलियन के करीब ये आने वाले 4 सालों में खर्चेगी और सपोर्ट करेगी एंटी स्लेवरी ऑपरेशंस को। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आज के आर्टिकल्स या करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। किसी प्रकार की अपडेट करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बता दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।